हमने कहा था 9 रस, यहाँ तो मुझे लग रहा है 27 रस हैं हमारे पास। अब कैसे हम परोस पाएँ आपको? जिसको भी आप बिना सुने चले जाएंगे बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इस छोटी सी जगह में इतना बढ़िया कार्यक्रम फिर नहीं हो पाएगा, इतने अच्छे कवि नहीं आएंगे। हर कवि बहुत अच्छा है, आप सुन के जाएंगे। मैं बात को बहुत लंबा नहीं खींच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम टूंडला से आए हुए भाई राम राहुल को सुने और उनके वो खूंटे वाला व्यंग ध्यान रखें। कहें ठीक है रावलपिंडी में तुम झंडा फहराओगे तो बाद में फहरा लेना, पहले दरवाजे पर पड़ोसी ने जो खूंटा काट दिया है उसको खुलवा के दिखवाओ। मैं वो पूजा की पंक्तियां पढ़ूं उससे पहले मात्र आप लोगों से एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि जब मैं कविता पढ़ूंगा तो आपसे किसी तरह का कोई निवेदन नहीं करूंगा, लेकिन ये पूजा की पंक्तियां हैं मेरी, और भगवान राम की पूजा तब तक मेरी सफल नहीं होगी जब तक आपकी तालियों का अभिषेक उस पूजा में शामिल नहीं होगा। इसलिए आपसे विनती ये करता हूं कि पूजा की पंक्तियों में मेरा साथ देना, उसके बाद देना मन देना आपके उसकी बात है, लेकिन ये मेरी पूजा की पंक्तियां हैं। सुनिए 4 पंक्तियां। स्वागत है, स्वागत है। कि राम भगवान का ही नाम नहीं मेरे बंधु, कि राम भगवान का ही नाम नहीं मेरे बंधु, देश की अखंडता का यह उपनाम है। और स्वार्थ झूठे आडंबर और अंधविश्वासों से, स्वार्थ झूठे आडंबर और अंधविश्वासों को जड़ से मिटाना उनके आदर्शों का काम है। कि उनके ही धर्म और कर्मों के कारण ही हिंद की विरासत का ऊंचा ये ललाम है। और देशद्रोही दानवों का धड़े से उतारे शीश, ऐसे महावीर का ही नाम श्री राम है, ऐसे महावीर का ही नाम श्री राम है। कि देशद्रोही दानवों का धड़ से उतारे शीश, ऐसे महावीर का ही नाम श्री राम है। देखिए साहब, अच्छा भैया प्लीज बैठ जाओ आप। हाँ आ जाओ लला बैठो। देखिए एक ग्रामीण क्षेत्र का कार्यक्रम है, और अगर हम शहर और ग्रामीण क्षेत्र का कंपैरिजन आपस में करें तो आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे जो गांव की संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है, आज भी शहरों की संस्कृति पे बहुत भारी है। तब मुझे एक शायर की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। हमारे गांव में, ये हमारी संस्कृति है साहब ग्रामीण क्षेत्र की। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और साहब एक संस्कृति, एक सभ्यता और होती थी ग्रामीण क्षेत्र की, कि जब भी कोई नई बहू आती थी तो उसका चेहरा मोहरा देखने के लिए हमें महीनों लग जाते थे, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था। आज तो बरमाल के नाम पर सबसे पहले दुल्हन की नुमाइश लगाई जाती है। ब्याह बारात तो आप भी करते होंगे साहब, मैं भी एक बारात में गया, वहां भी बरमाल का कार्यक्रम होना था। दूल्हा सजा समरा स्टेज पर बैठा था, सामने से दुल्हन अपनी 2 सहेलियों के साथ हाथ में बरमाल लेकर के आती है। इतने में साहब फोटोग्राफर रूपी प्राणी प्रकट होता है। उसने आते ही दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया, अरे बहन जी जरा दुल्हन के बाएं हाथ को थोड़ा सा नीचे रखिए, दाएं हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखिए। लेकिन साहब फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ, उसने दुल्हन का हाथ पकड़ा कि इस तरह से माला पकड़िए। मैंने कहा फोटोग्राफर भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई, तूने सबके सामने दुल्हन का हाथ पकड़ लिया। फोटोग्राफर ने पहले तो मुझे घूरा, फिर बोला भाई साहब फोटो आपको खींचनी है कि मुझे खींचनी है? मैंने कहा नहीं भाई फोटो तो तुझे ही खींचनी है। क्या तो आप चुप रहें, मैं अपने हिसाब से दुल्हन को एडजस्ट करूंगा। अब आनंद लेना साहब बात का। क्या तो आप चुप रहें, मैं अपने हिसाब से दुल्हन को एडजस्ट करूंगा। मैंने कहा दुल्हन को जब तू ही एडजस्ट कर लेगा तो ये दूल्हा क्या करेगा? भाई वाह क्या बात है, अरे वाह। देखिए साहब मंच पर जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई कुछ है, लेकिन साहब मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन ये भी बात सही है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे काम नहीं कर पाता है, कभी कभी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत अच्छे काम कर जाता है। देखिए साहब हमने तो पूरे 10 साल एक पढ़े लिखे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आपको पता होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे और 10 साल में बंदा बोल भी नहीं पाया।
फिर हमने साहब एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। एक चाय वाले को जब हमने देश का प्रधानमंत्री बना दिया तो अब किसी की औकात है कि उसके सामने कोई बोल ले? वाह। समझ में आ रही है? तो ताली वाली उठाते चलो। लोग कहते हैं साहब मोदी तो फेंकू है, मोदी तो फेंकू है। मैंने कहा मोदी फेंकू नहीं है, मोदी महाफेंकू है, क्योंकि उस महाफेंकू ने देश के गद्दारों को, देश के चोरों को कुर्सी से इतना दूर फेंक दिया है कि वो कुर्सी पाने के लिए फड़फड़ाते फिर रहे हैं। और ऐसे फेंकू प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है। देखिए साहब, एक दिन मेरी सोनिया गांधी जी से मुलाकात हो गई। अब आप कहोगे सोनिया गांधी की इससे कैसे मुलाकात हो जाएगी? मेरी साहब आमने सामने नहीं, सपने में मुलाकात हुई थी। मैंने कहा मैडम, लड़का 50 साल क्रॉस कर गया है, कहीं उसका पैर इधर उधर फिसल गया तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए इसकी शादी वादी कर दो। आनंद लेना सब, केवल आनंद की बात कर रहा हूं मैं, कोई आपसे बहुत ज्यादा उसकी बात नहीं करूंगा, ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूंगा, केवल हंसी मजाक आप जो है मस्ती लेना साहब। तो सोनिया गांधी से मैंने कहा, लड़का 50 साल क्रॉस कर चुका है, इसका पैर कहीं इधर उधर फिसल गया तो बेइज्जती हो जाएगी, इसकी शादी वादी कर दो। सोनिया गांधी बोली कि मैंने तो कहा है कि शादी कर ले, पर यूं कहता है पहले प्रधानमंत्री बनूंगा तब शादी करूंगा। तो मैंने, मैडम आपको कांग्रेस का इतिहास पता है? मैंने कहा आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूं। कांग्रेस का इतिहास ये है कि यहाँ एक प्रधानमंत्री मरता है तो दूसरा प्रधानमंत्री बनता है। पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो मरे तो फिर लाल बहादुर शास्त्री बने, लाल बहादुर शास्त्री मरे तो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी मरी तो राजीव गांधी बने, राजीव गांधी मरे तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। और मैडम नरसिंह राव मरे नहीं, इसलिए मैडम आप प्रधानमंत्री बनी नहीं। नरसिंह राव मरे नहीं, इसीलिए मैडम आप प्रधानमंत्री बनी नहीं। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह अभी जिंदा हैं, इसलिए आपके लड़के का प्रधानमंत्री बनने का कोई प्रश्न नहीं है। और तालियां तो अब उठना साहब। और मैंने कहा तुम्हारे लड़के का प्रधानमंत्री बनने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और मैंने कहा मैडम अब तो गेंद भाजपा के पाले में है, यहाँ का इतिहास दूसरा है। यहाँ एक प्रधानमंत्री जिंदा रहता है तब तक दूसरा बन जाता है। अटल जी जिंदा थे तो मोदी जी बन गए, और मोदी जी जिंदा रहेंगे तब तक योगी जी तैयार खड़े हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। अब साहब एक बार राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि हम पांडव हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कौरव हैं। भाजपा के लोगों ने जब देखा कि भाई हमें इसमें कौरव बता दिया तो उन्होंने विरोध कर दिया कि भाई हम कौरव कैसे हैं, हम कौरव कैसे हैं। तो राहुल गांधी ने फिर अपने पीए को बुलाया, जब ज्यादा विरोध हुआ तो पीए से बोले भाई ये बता ये कौरव पांडव क्या है? पीए बोला जब आपको पता ही नहीं था कौरव पांडव क्या है तो आप ट्वीट क्यों कर बैठे कि भाई जो हो गया सो हो गया, बताइए हैं कौन? तो उसने कहा साहब ये महाभारत के पात्र हैं। कि महाभारत जो टीवी पे सीरियल आता था? कि हाँ साहब उसी के। तो यार मुझे महाभारत दिखवा। महाभारत का इंतजाम किया गया साहब, एक टीवी लाया गया, महाभारत चलाया गया। और दुर्भाग्य से जो सीन आया वो सीन का आनंद लेना साहब। जो सीन आया, सीन में द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा है, 5 और पांडव मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, और ऊपर से अगर आपने सीरियल देखा तो ऊपर से भगवान कृष्ण उसकी द्रौपदी की साड़ी बढ़ा रहे हैं। यह सीन जैसे ही राहुल गांधी के सामने आया, राहुल गांधी ने अपने पीए से कहा क्यों भाई यहाँ पर एक महिला की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, ये 5 मूर्ख कौन है जो मुंह लटकाए बैठे हैं? पीए बोला साहब ये ही पांडव हैं। कि ये कौन है जो साड़ी खींच रहा है? कि साहब ये कौरव दल है, कौरव दल है। और ये कौन है जो साड़ी बढ़ा रहा है? कि साहब ये भगवान कृष्ण हैं। तो राहुल गांधी बोले यार मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे अपने आप को भगवान कृष्ण कहना चाहिए था, मैंने तो गलती कर दी। तो पीए बोला साहब आप भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। राहुल गांधी बोले क्यों नहीं हो सकते? अब यहां से लेके वहां तक कोई हाथ बना नहीं रहना चाहिए, ताली हवा में उठनी चाहिए साहब अगर बात आपके पसंद आती है तो पीए बोला कि साहब आप भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। राहुल गांधी बोले भगवान कृष्ण में क्यों नहीं हो सकता? कि साहब भगवान कृष्ण के 16,000 रानियां थी और तुम्हारे तो एक के भी लाले पड़े हुए हैं। साहब आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कभी कभी मैं भी उधर कार्यक्रम करा लेता हूँ तो यहाँ से इन श्रोताओं को वहां ले जाया हूँ। देखिए साहब, जो संसार का सबसे अगर कोई निरीह प्राणी है तो वो मनुष्य है। उस बेचारे की कोई सुनने समझने वाला नहीं है।
आजकल महिलाओं, यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना के साथ ये कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। बड़ी स्थिति ये है कि चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारी सामाजिक संस्थाएं हो, सब महिलाओं पर ध्यान दे रही हैं साहब। महिलाओं के लिए महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण। और एक बात मैं कहता हूँ साहब, जिस दिन हर परिवार का मनुष्य सशक्त हो जाएगा, उस दिन महिला को सशक्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए पहले मनुष्य को सशक्त करो। मैं आदमी की तरफ से, मैं मनुष्यों की तरफ से 4 लाइन आपकी अदालत में रखता हूं। आपको लगे कि मैंने सच्ची कोई बात कहने की हिम्मत की है तो सबका आशीष चाहता हूं। सुनिए साहब 4 पंक्तियां कि सैकड़ों झोपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है, कि सैकड़ों झोपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है। पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में या ताजमहल बनता है। पुरुषों को तो कफन भी नहीं, पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में या ताजमहल बनता है। अरे साज तो मिल जाता है लेकिन आवाज नहीं मिलती। ताजमहल तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती। और साहब अज्ञात जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मुझे समय की सीमा और उसकी मर्यादा का भी ध्यान है। मैं कुछ कविता आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं। अज्ञात जी के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं साहब। अज्ञात जी की तरफ थोड़ा सा आप ध्यान दें। राहुल, हम तो यार समझे थे कि तुम ये कहने जा रहे हो, ए भाई सेल्फी खींचने वाले लोग मेरी बात सुन लें। हम समझे राहुल ये कहने जा रहे हैं कि मैं 4 पंक्तियां कहते और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अगला कह रहा है मैं 4 पंक्तियां पढ़ के कविता शुरू करना चाहता हूं। यार बात अगर कहीं लग गई हो अच्छी तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ भैया, अज्ञात जी का पूरा चित्रण मैं 4 पंक्तियों में करता हूं। मैंने, और आपको लगे कि मैंने सही चित्रण किया है तो आप सबका आशीष मांगता हूं। सुनिए साहब। अपनों के लिए कण जैसे दानी हो गए, साहित्य के निराला महाज्ञानी हो गए, बेगाना हो के ये तो कुछ इस तरह हुए, सब कुछ लुटा के जैसे आडवानी हो गए, सब कुछ लुटा के जैसे आडवानी हो गए। देखिए साहब, अभी आप सबने कोरोना काल देखा कि कोरोना काल में ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसका नुकसान नहीं हो, और सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो हमारे युवा साथियों का हुआ, युवा वर्ग का हुआ। एक युवा साथी से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने कहा बेटा ये बताओ कोरोना काल में तुमने क्या क्या पाया और क्या क्या खोया। बोला सब पाया क्या, सब खोया ही खोया है। तो उसकी वेदना को मैंने शब्द दिए हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। विशेष रूप से मेरे युवा, मेरे आमने सामने जो भी बैठे हुए हैं, मैं विशेष रूप से युवाओं को समर्पित करता हूं साहब इन 4 पंक्तियों। सुनिए साहब कि मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, कि मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, एक दिन तो तय मेरा भी गौना हो गया, कि एक दिन तो तय मेरा भी गौना हो गया। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे। अब मेरे वह साथी हाथ खोलना थोड़े से। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। और मेरी प्रेम गाथा फिल्मी सीन हो गई, विवेक और बुद्धिमतहीन हो गई। मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई। सपने जो मैंने देखे सारे गीले हो गए, अरमान मेरी जिंदगी के ढीले हो गए। कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गांव में, मैं पहुंचा गांव में, कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गांव में, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए। और अज्ञात जी में बहुत ज्यादा प्राण नहीं पीने वाला हूं, मात्र एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रख के मैं विदा लेता हूं। देखिए साहब, अभी इस देश से धारा 370 हटी, कश्मीर से धारा 370 हटी। ये धारा 370 वही धारा थी जो भारत माता के मस्तक पर कलंक था।
उस कलंक को मिटाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया। इसलिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रखता हूं। जब कश्मीर से धारा 370 हटी तो सारे देश में खुशी मनाई गई, सबने उसका स्वागत किया। ये खुशी धीरे धीरे करके हमारी जेलों तक में पहुंची। यहाँ से कविता शुरू करता हूं, सुनिए साहब। कि जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी, कि जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी वैसे ये घटना घटी। जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी वैसे ये घटना घटी। जेल में बंद आसाराम झूमने लगा और मोदी के फोटो को लेकर बार बार चूमने लगा। जेल में बंद आसाराम झूमने लगा और मोदी के फोटो को लेकर बार बार चूमने लगा। यह देख जेलर बोला, लगता है आसाराम बोराया है या इसको पागलपन का दौरा आया है। यह सोच तुरंत डॉक्टर को बुलाया और आसाराम का पूरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला कि आसाराम तो पूरी तरह स्वस्थ है, लगता है जेल के माहौल में ही मस्त है। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला कि आसाराम तो पूरी स्वस्थ है, लगता है जेल के माहौल में ही मस्त है। तो जेलर ने आसाराम से कहा कि तुम पागलपन का नाटक क्यों कर रहे हो, जेल के नियमों से बिल्कुल नहीं डर रहे हो। तो आसाराम ने जेलर से कहा कि जेलर साहब, अब थोड़े से हाथ खोलना साहब, कि जेलर साहब आज तो बहुत शुभ दिन है, कि जेलर साहब आज तो बहुत शुभ दिन है। मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। और अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूं, तालियों के महोत्सव से मुझे विदा करना साहब। मोदी है तो सब मुमकिन है। अरे जेलर साहब अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी, कि जेलर साहब अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी। अरे आज 370 हटी है तो कल 376 भी हट जाएगी। वाह वाह।